गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन इनकम टैक्स 2 का लेक्चर जो एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं। कल हम लोगों ने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को कवर किया था। आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम और यू कैन कॉल इट दी एग्रीगेट या डीम्ड इनकम। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना है कि क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है। क्लबिंग का मतलब यहाँ पे है ग्रुपिंग ऑफ इनकम। कभी कभी टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए एसएससी अपने इनकम को किसी और की इनकम दिखाकर अपने टैक्स से बच सकता है। ये केसेस हो सकते हैं जब वो अपने माइनर चाइल्ड के आईटीआर में वो इनकम डाल दे, अपने स्पाउस के आईटीआर में वो इनकम डाल दे, अपनी डॉटर इन लॉ का भी नाम है, डॉटर इन लॉ के आईटीआर में इनकम डाल दे। ऐसे ही जब वो टैक्स से बचने के लिए अपने इनकम को किसी दूसरी एसएससी के इनकम में क्लब कर देता है, जो एसएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके रिलेशन में आता है, तो ऐसे इनकम को, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, इनकम ऑफ अदर पर्सन्स इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। तो ये इनकम टोटल आपके सिलेबस में वैसे तो 15 होती हैं, मगर आपके सिलेबस में ये 9 तरह की इनकम है। इन 9 तरह की इनकम में इनकम टैक्स ये मान के चलेगा कि भले ये इनकम फला व्यक्ति के आईटीआर में दिख रही, पर ये इसकी इनकम नहीं है, किसी ने इनकम टैक्स से बचने के लिए इसको ट्रांसफ़र किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, फिर ये समझ में आएगा। इत्तेफाक करो, मिस्टर ए और मिसेस ए। मिस्टर ए ऑलरेडी उनका इनकम बहुत ज़्यादा था, तो उनकी एक इन्वेस्टमेंट पे कमाई हुई थी इंटरेस्ट के ज़रिए 10 लाख। स्टूडेंट्स, अगर इंटरेस्ट 10 लाख है तो इमेजिन करो इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया होगा। तो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी से बचने के लिए मिस्टर ए ने क्या किया कि मिसेस ए के आईटीआर जिसमें इनकम कम थी, उसके आईटीआर में अपने इनकम को फॉरवर्ड कर दिया। जनरली लोग इसी वजह से अपनी बीवी के नाम से या अपने माँ के नाम से संपत्ति खरीदते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर इज नॉट अ नूब, ही विल कम टू नो दैट बेसिकली दिस इनकम बिलोंग्स टू मिस्टर ए। इस जजमेंट पे इनकम टैक्स ऑफिसर पहुँचा कैसे? क्योंकि केवल इंटरेस्ट तुम ट्रांसफ़र कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रांसफ़र किए। तो अगर इन्वेस्टमेंट उसके पति की है तो इंटरेस्ट की कमाई इसकी कैसी हो जाएगी? मतलब बिना एसेट को ट्रांसफ़र किए तुम एसेट से आ रही इनकम को अपनी पत्नी के आईटीआर में अगर दिखा दिए हो, तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स ऑफिसर उस इनकम को तुम्हारे ही आईटीआर में टैक्सेबल करेगा, ना कि तुम्हारी वाइफ के, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारे को बिलोंग करता है, ना कि तुम्हारी वाइफ को। समझ में आ गया? ऐसी ही 9 तरह की इनकम है, 9 तरह की इनकम है जिनका ट्रांसफ़र होना या ना होना बराबर है। मतलब अकाउंटिंग ऑफिसर इस बात की तह तक पहुंचेगा कि इनकम दरअसल बनी किसकी है और इनकम दिखाई किसकी गई है। जिसकी बनी होगी उसी की आईटीआर में टैक्सेबल की जाएगी। इज़ दैट ओके? आओ देखते हैं ऐसी कौन कौन सी इनकम है। सबसे पहला एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल को लेते हुए, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट एसेट। इंटरेस्ट कमाया 10 लाख मिस्टर ए ने, मिसेज ए को ट्रांसफ़र कर दिया, पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना मिसेज ए को तुम ट्रांसफ़र करोगे, वो तो पैसा तुम्हारे अकाउंट से निकल के इन्वेस्ट हुआ है। तो बिना इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफ़र किए तुमने केवल इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफिसर कहेगा कि यहाँ पे एसेट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, केवल एसेट से अर्जित की गई इनकम को ट्रांसफ़र किया गया है। इस वजह से ये निष्कर्ष पे वो पहुँचता है कि इनकम दरअसल किसकी है? मिस्टर ए की। इज़ दैट ओके? बी पे चले, दिक्कत है?
बी कह रहा है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमारे इंडिया में ना लोग बड़े चालू हैं। जब इनकम ने बोल दिया कि बिना एसेट का ट्रांसफर करोगे तो हम नहीं मानेंगे, लोग बोले अच्छा ठीक है ट्रांसफर कर ले रहे हैं। इनकम टैक्स भरवाने के बाद जो कम आएगी लिमिट, इनकम टैक्स भरवाने के बाद फिर अपनी वाइफ से हम दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करवा के वो एसेट दोबारा ले लेंगे। रिवोकेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था बीकॉम 3rd सेमेस्टर में, याद करो। रिवोकेशन या रिवोकेबल का मतलब ये होता है जो वापस लिया जा सके। तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एसेट तो ट्रांसफ़र करते थे पर रिवोकेबल ट्रांसफ़र करते थे। मतलब एक बार टैक्स लाइबिलिटी क्लियर हो गई तो हम एसेट अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से दोबारा अक्वायर बैक कर लेंगे। अकाउंटिंग ऑफिसर बोलेगा नहीं, यदि तुमने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की है और वो रिवोकेबल है, कब तक, अगर 3 साल तक वो रिवोकेबल दिख गई तो फिर सेम सेक्शन विल अप्लाई एंड दिस विल अगेन बी टैक्सेबल। मतलब रिवोकेबल ट्रांसफ़र मान्य नहीं होगा, ऐसा ट्रांसफ़र जहाँ पे एसेट दोबारा एसएससी द्वारा अक्वायर करने की स्थिति में हो। अब हम देखते हैं सबसे टेक्निकल पॉइंट। क्यों टेक्निकल है? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। इज दैट ओके? लेट्स सी। इनकम ऑफ स्पाउस। देखो, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी वाइफ के नाम पर अपनी इनकम को ट्रांसफ़र कर देते हैं। उनकी वाइफ हाउस मेकर्स होती हैं, गृहिणी होती हैं, घर संभालती हैं, वो भी बहुत बड़ा काम होता है अपने आप में। वो हाउस मेकर हैं तो कायदे से उनकी कोई बहुत रेलिवेंट इनकम नहीं होगी। हाउस मेकर है, हो सकता है आप एक छोटी सी बेकरी खोल दें, आप एक छोटा सा ट्यूशन क्लासेस खोल दें। अब ऐसा नहीं है एक हाउस मेकर फुल टाइम बिजनेस वुमेन का काम कर पाएगी, बिकॉज बोथ आर वेरी टफ थिंग्स। आइदर शी कैन बी अ हाउस मेकर और शी कैन बी अ बिजनेस वुमेन। मोस्ट पीपल आर बोथ, बट यहाँ पे हम जनरल सर्कमस्टांसेस की बात करें। अगर एक व्यक्ति जिसकी पत्नी या जिसका पति उस इनकम के काबिल नहीं है और फिर भी वो इनकम कमाया है, जैसे मान लो मिस्टर ए और मिसेस ए की बात हो गई, हम यहाँ पे बात करते हैं मिस्टर बी और मिसेस बी के बारे में। स्टूडेंट मिस्टर बी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है मान लीजिए, और मिसेस बी हाउस मेकर है, ठीक है। मिस्टर बी ने अपनी इनकम का वो प्रतिशत जिस पे उनको लग रहा था कि टैक्स लाइबिलिटी का भार ज़्यादा पड़ रहा है, वो ट्रांसफ़र कर दिया मिसेस बी को। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा मिसेस बी तो कुछ करती ही नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ना तो उनकी कोई फर्म है, ऐसे कैसे उनको घर बैठे एक महीने में 20-20 लाख की इनकम हो रही है। तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग ऑफिसर क्या करेगा, इसको भी टैक्सेबल कर देगा मिस्टर बी के हैंड्स में, उसके हस्बैंड के हाथ में। बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे अब एक्सेप्शन है। अगर मान लो मिस्टर बी की फर्म है, एडवर्टाइजिंग की फर्म है मान लो, और मिसेस बी जो हैं उन्होंने भी मास कम्युनिकेशन पढ़ रखा है, बैचलर्स की डिग्री है उनके पास, और इनके फर्म में जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं मिसेस बी उनको काम सिखाती हैं। काफ़ी वाइफ्स होती हैं जो एक समय बाद अपने हस्बैंड की कंपनी ज्वाइन कर लेती हैं, अच्छी पोजीशन ले लेती हैं और वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ की ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग करती हैं। तो अगर स्पाउस के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, ये एक्सेप्शन है बच्चों, अगर आपके पति आपकी पत्नी के पास वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जिस टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसको इनकम ट्रांसफ़र करी जा रही है, तब यहाँ पे ये इनकम मिसेस बी की ही मानी जाएगी, ना कि मिस्टर बी की। इज दैट ओके? आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज अ एक्सेप्शन एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ MCQs. मूविंग ऑन फर्दर, इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ। अब होने क्या लगा कि लोग समझ गए कि इनकम टैक्स ये समझ जा रहा है कि अगर स्पाउस की इनकम हो रही है इमीडिएट बिना किसी सर पैर के, तो वो SSC की इनकम हो जा रही है। और लोग बोले अपने बच्चे की इनकम करेंगे, अगर वो बच्चा उनका ITR नहीं भरता है तो ऑटोमेटिकली वो इनकम उसी SSC की हो जाएगी। तो लोग आ गए अपने बहुओं पे। अब अगर बहू के ITR में
यही चीज़ें पाई गई कि बिना एसेट का इंटरेस्ट मिला है, बिना क्वालिफिकेशन की उसकी इनकम हुई है, तो ऐसे में आपकी बहू की जो इनकम होगी वो भी आपकी इनकम में मान ली जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ तुमने स्पाउस पढ़ा वहाँ वहाँ डॉटर इन लॉ भी आ सकती है। शैल वी प्रोसीड? The E1 is transfer of asset to the other person or AOP for the benefit of spouse. जैसे मान लो हमारे कोचिंग में प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी, बच्चों को नोट्स निकालने रहते हैं तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे नोट्स तो बहुत बड़ा प्रिंटर चाहिए होगा, कम नोट्स कम प्रिंटर भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। आपके प्रिंटर 13,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक के आते हैं जनरली। जितना तुम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई बढ़ते जाओगे उतना रेट बढ़ता जाएगा। अब एक बात समझो, मान लो यहाँ पे बात करते हैं हम मिस्टर सी और मिसेस सी की। तो मान लो मिसेस सी का एक ऐसे कोचिंग क्लास है या स्कूल है जो भी, वहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ी किसकी? एक प्रिंटर की। अब यहाँ पे इनको प्रिंटर की आवश्यकता पड़ी तो मिस्टर सी उनके हस्बैंड ने क्या किया? उनकी मान लो प्रिंटिंग एडवर्टाइजिंग जो भी शॉप थी, मिस्टर सी ने अपने एसेट को, अपने प्रिंटर को, मैंने क्या बोला, एडवर्टाइजिंग और प्रिंटिंग की शॉप थी मतलब बहुत हाई फाई प्रिंटर होगा वो, और मिसेस सी को जिस प्रिंटर की ज़रूरत है वो हाई फाई नहीं चाहिए। यू आर गेटिंग द पॉइंट? मिस्टर सी इज़ अ बिजनेसमैन, उनके प्रिंटर्स हाई फाई हैं। मिसेस सी इज़ अ टीचर, इज़ अ प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी को, शी नीड्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक प्रिंटर। अब ऐसे में व्हाट दे डिड, मिस्टर सी ने दिखाया कि भाई ये प्रिंटर तो मैंने अपनी वाइफ को दिया है। और यहाँ देखो क्या लिखा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, डेफिनेटली इट कैन बी। अगर आप रजिस्टर नहीं कराए हो और आप 5-6 लोग मिलकर वहाँ काम करते हो तो डेफिनेटली इट इज़। यहाँ पे देखो बेसिकली बिहाइंड द कर्टेन हुआ क्या है। मिस्टर सी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा प्रिंटर लिया, 1.5 लाख का प्रिंटर लिया, और अपनी वाइफ को कोई मिनिमलिस्टिक सा प्रिंटर, वो 1.5 लाख का प्रिंटर ऑन पेपर केवल ट्रांसफ़र किया। रियल में कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऑन पेपर ये 1.5 लाख का प्रिंटर ट्रांसफ़र करके 1.5 लाख की जो एक्सपेंस या जो इनकरिंग हुई है उससे बचने की कोशिश की है। समझ में आई बात? तो अगर एक स्पाउस की एसोसिएशन ऑफ पर्सन में दूसरे स्पाउस द्वारा कोई एसेट ट्रांसफ़र किया गया है ऑन पेपर, नॉट इन रियलिटी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस एसेट पे जो इनकम हुई है उसका बचने का प्रयास किया गया है। ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स बोलेगी कि नहीं ये मिसेस सी की इनकम नहीं है, ये इनकम किसकी है? मिस्टर सी। इज दैट ओके? इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस है मिस्टर डी का और इनकम दिख रही है मिसेस डी की, तो ऑटोमेटिकली किसके हाथ में टैक्सेबल है? मिस्टर डी में। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, आपका बच्चा 18 साल से कम है, कायदे से उसको डीमोनेटाइजेशन की स्पेलिंग नहीं आती है और महीने में कमा रहा है 5-5 लाख, पूरा दिन पबजी और फ्री फायर खेलता रहता है, कमा रहा है 5 लाख, सरकार बोलेगी पागल समझो मेरे को? वो आइदर ऑफ दी पेरेंट्स की इनकम है जो बच्चे के हाथ में टैक्सेबल, बच्चे की इनकम दिखाई जा रही है। अब क्वेश्चन आया कि मैम आइदर ऑफ दी पेरेंट्स की इनकम है तो किसकी इनकम मानेंगे, माँ की या पिता की? एओ बोलेगा, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा जिसकी इनकम ज़्यादा है ना दोनों में से उसी की इनकम में जोड़ दो। समझ में आ गई बात? ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअली अक्वायर्ड प्रॉपर्टी टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन विच सच इंडिविजुअल इज अ मेंबर। मान लो मिस्टर ई हैं और उनकी अपनी शेयर ट्रेडिंग का उनका बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा चलता है, और साथ ही साथ मिस्टर ई का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस भी है, मतलब उनके पिता मिस्टर एफ और उनके 2 भाई मिस्टर जी, मिस्टर एच, और उनके साथ साथ वो खुद भी उस HUF के मेंबर हैं। अब स्टॉक ट्रेडिंग करने में
उनको एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली, अच्छा मुनाफा हो रहा था, प्रॉपर्टी खरीद ली। अब हुआ क्या, मान लो उस साल उन्होंने ऑलरेडी बहुत कमाई कर ली थी, एडवांस टैक्स भर के थक चुके थे, पर कमाई ही इतनी हो रही थी। उन्होंने क्या किया, जो ये प्रॉपर्टी खरीदी उस प्रॉपर्टी को, वैसे अपने पिता के नाम पे कोई करेगा नहीं, क्योंकि अगर अपने पिता के नाम पे वो कर देगा तो उसके भाइयों का भी हिस्सा लग जाएगा। तो उसने पिता के नाम पे ना करके, इनके मान लो HUF का नाम था XYZ, तो अपने HUF XYZ के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर दिखा दी। ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को नॉन ट्रांसफर्ड मान के ऐसी प्रॉपर्टी को टैक्सेबल किसके हाथ में कर देगा, मिस्टर E के हाथ में। अब आते हैं स्टूडेंट्स अंतिम पॉइंट जो आपके सिलेबस में है, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है। बच्चों अपना नोट्स दें जो मैंने लिखवाया है, समझिए। बेनामी इज मेड फ्रॉम द वर्ड बेनाम, बिना। अब देखो बेनाम ट्रांजैक्शंस, इंडिया में लोग हैं बहुत शातिर, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती थी, लोगों ने बोला कि अब प्रॉपर्टी हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे ऐसे व्यक्ति के नाम पे जो व्यक्ति ही नहीं है। अगर ऑन पेपर आप प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर दिखाते हो जो व्यक्ति ही नहीं है, एक नकली नाम बना दिए, उस नकली नाम पे तुमने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ऐसे व्यक्ति जो ऐसा ट्रांजैक्शन करते हैं उनको कहते हैं बेनामीदार, और ये कहलाता है बेनामी ट्रांजैक्शन। मतलब तुमने दिखा दिया कि तुमने एक प्रॉपर्टी बेची मिस्टर जय सिंह राठौड़ को, मान लो, कल मैं एक साउथ की पिक्चर देख रही थी तो उसमें ये था, तो तुमने जय सिंह राठौड़ को एक प्रॉपर्टी बेच दी। जय सिंह राठौड़ का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी तुम बेच के अपनी इनकम दिखाए हो, दरअसल ये इनकम ब्लैक मनी है जिसको वाइट करने की कोशिश की गई है, और ऐसी इनकम टैक्सेबल किसके हाथ में होगी, तुम्हारे हाथ में। तुम भले कितना भी उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के डिडक्शंस क्लेम करो, नहीं मिलेगा। ये कहलाता है बेनामी ट्रांजैक्शन, मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम खत्म करने के बाद मैंने तुम लोगों को नोट नंबर 2 लिखवाया है, एक और चीज़, एंड दैट इज डीम्ड इनकम। स्टूडेंट्स, डीम्ड इनकम का अर्थ क्या होता है? डीम्ड इनकम का अर्थ ये होता है ऐसी इनकम जो असेसिंग ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर ऑटोमेटिकली मान लेगा कि ये इनकम एसएससी की है, भले एसएससी वो इनकम को बताए ना। इसमें मैंने जो सबसे पहली चीज़ तुम लोगों को लिखवाई वो थी कैश क्रेडिट, एंड व्हाट आई सेड टू यू ऑल वाज कि कैश क्रेडिट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है डीम्ड इनकम में, और मैंने बोला था स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि ये अभी अभी नया अमेंडमेंट आया है, एंड दिस इज कैश क्रेडिट, दिस इज अंडर सेक्शन 68। समझिएगा कैश क्रेडिट क्या होता है ना। इसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई बिकॉज ये अभी नया अमेंडमेंट आया है। देखो सेक्शन 68 के अंतर्गत अगर एसएससी को कोई लोन की प्राप्ति होती है जिस लोन के लिए उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी बैंक से नहीं है, उसने अपनी वाइफ से लोन दिखाया, वाइफ ने क्यों लोन दिया इसके लिए वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है, तो ऐसे सीन में ऐसा कैश क्रेडिट मतलब ऐसा नगद का उधार एसएससी के हैंड में टैक्सेबल मान लिया जाएगा। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वन आपने लिखा है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। आपके बुक ऑफ अकाउंट में ऐसी इन्वेस्टमेंट दिख रही है जिसका आपके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग ऑफिसर इसको भी आपकी इनकम मान के टैक्सेबल कर देगा। उसके बाद आपने एक और लिखा है अनएक्सप्लेन्ड, दो मैंने वर्ड्स लिखवाए थे, मतलब मैंने लिखा है तुम लोग को अनएक्सप्लेन्ड या अनरिकॉर्डेड मनी। आपने पैसे धन अर्जित किए,
और आपने इसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया, मगर असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया स्क्रूटनी के थ्रू, जीएसटी के थ्रू, और ये जो आपने अर्जित किया है धन, इसका आपके पास कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये भी आपके हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस अनएक्सप्लेन्ड मनी में मैंने तुम लोगों को 2-3 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लिखवाए हैं। पहला मैंने लिखवाया है बुलियन। स्टूडेंट्स, बुलियन का भी अर्थ होता है संपत्ति। जनरली एक गोल्ड बॉन्ड या कुछ ऐसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है जो काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरा मैंने लिखवाया है ज्वेलरी। अगर तुमने ज्वेलरी प्राप्त किया है, कहाँ से प्राप्त किया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। उसके बाद मैंने फोर्थ लिखवाया है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट डिस्क्लोज्ड। मतलब तुम्हें कहीं निवेश किया था और उस निवेश को अपने बैलेंस शीट में दिखाया नहीं, तो ऐसी इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी तुम्हारे हाथ में। देन वन मोर पॉइंट यू हैव रिटन, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। बहुत भारी भरकम खर्चे का तुमने पीएल में डेबिट कर दिया। मिसलेनियस नाम से तुम 20 लाख डेबिट कर दिए। पूछ रहा असेसिंग ऑफिसर 20 लाख का खर्चा हो गया और तुम मिसलेनियस नाम से डेबिट किए हो। अरे मिसलेनियस में 10,000 आता है, 5,000 आता है, 20 लाख अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है। तो अगर ऐसा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर दिखेगा, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा देखो ऐसा है ना कि ये पर्सन, ये 20 लाख इसकी इनकम थी, इनकम ना दिखा के ये इसको एक्सपेंस दिखा रहा है कि टैक्स ना देना पड़े, तो वो 20 लाख भी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट ओके? उसके बाद लास्ट तुमने लिखा है अमाउंट बोरोड या रिपेड ऑन हुंडी। बच्चों, हुंडी का नाम तुम लोगों ने 11th के बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ा था। हुंडी इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ अ ट्रेडिशनल टाइप। आज के ज़माने में कोई इतना ट्रेडिशनल तरीके से क्यों ही अपने पैसे को उधार पे देगा या लेगा। और तुम अगर उस पे अमाउंट को बोरो किए हो या रीपे किए हो तो एक्सपेंस दिखाओगे, बोरो किए हो तो लोन दिखाओगे। असेसिंग ऑफिसर अगर संतुष्ट नहीं होता है तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से, तो ये अमाउंट भी टैक्सेबल कर दी जाएगी। इज दैट ओके? ठीक है, दोबारा से कौन से पॉइंट में दिक्कत है? 5th, 6th। स्टूडेंट्स, हुंडी इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, और अगर हुंडी इज़ अ वेरी कन्वेंशनल वे, आज़ादी से पहले यूज़ होने वाला तरीका था ये। इसमें शाह जोग, राजजोग, कुछ ऐसे ऐसे नाम होते थे हुंडीज़ के। बेसिकली जब जातिगत आधार पे ज़मींदार लोग पैसे को बांटते थे, वो जो स्लिप के थ्रू बांटते थे वो स्लिप कहलाती थी हुंडी। तो यदि तुमने दिखाया है कि तुमने हुंडी बना के कोई पैसा किसी से उधार लिया या किसी हुंडी की पेमेंट की है, तो ऑटोमेटिकली ये पैसा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल मान लिया जाएगा। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने एक और पॉइंट तुम लोगों को लिखवाया है डीम्ड इनकम के बाद, और उस पॉइंट का नाम है, गिव मी द ब्लैक मार्कर, उस पॉइंट का नाम है इनकम फ्रॉम फर्म। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट उतना बड़ा नहीं है मगर इम्पॉर्टेंट है। एक जो पार्टनर होता है पार्टनरशिप फर्म का, जब उस फर्म की पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नेट प्रॉफिट पर पहले ही टैक्स लगा देते हैं। ये टैक्स को लगाने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स में बट जाता है, तो मतलब इस पे तो टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। मगर दो इनकम ऐसी होती है जो पार्टनर झूठ में दिखा सकता है अपनी इनकम को छिपाने के लिए, और वो है एक रेम्यूनरेशन। मतलब वो अगर दिखाता है कि मुझे फर्म से ये सैलरी प्राप्त हुई है, तो इस सैलरी को हम सैलरी ना मानकर पीजीबीपी, प्रॉफिट ऑफ गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानकर उसको टैक्सेबल कर देते हैं। और दूसरा जो है इंटरेस्ट, अगर पार्टनर दिखाता है कि उसको इंटरेस्ट की प्राप्ति हुई है, तो ये भी पीजीबीपी के इनकम के तहत उसके हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट जल्दी से डिस्कस करते हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट, डिडक्शन। क्या हर बार एसएससी गलत ही होगा? नहीं,
हो सकता है जेन्युइनली कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हों जो उसने किए हों, जैसे अभी वाइफ का क्वालिफिकेशन का मैंने बात किया था। ऐसे में इनकम टैक्स आपको 3 डिडक्शन देता है। अगर एक्चुअली में कैपिटल बोरो की गई है हुंडी पे तो उस पर ब्याज दिया गया होगा और कोई एक व्यक्ति भी होगा जिसको ये ब्याज ट्रांसफ़र किया होगा, मतलब ये वाली ट्रांजैक्शन ना जेन्युइन भी हो सकती है। अमाउंट बोरोड या रिपेड ऑन हुंडी अगर जेन्युइन है और असेसिंग ऑफिसर इस बात से संतुष्ट है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन थी, तब ये टैक्सेबल नहीं होगी। दूसरी चीज़, एडवांस टैक्स अगर ऐसी इनकम पे पहले से पे किया गया है तो उसकी रियायत मिलेगी। और तीसरा और आखिरी डिडक्शन, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस इनकर किया गया है ऐसे कैपिटल एसेट की प्राप्ति में तो वो पर्सनल एक्सपेंस की भी रियायत डिडक्शन आपको मिलेगी। इज दैट ओके? चैप्टर इज ओवर। थैंक यू क्लास।